नमस्कार। विधानसभा के चुनावों में बंगाल की चर्चा इस समय सबसे ज्यादा है। बंगाल ही सुर्खियों में है क्योंकि इस बार भाजपा ने घोषणा कर रखी है कि वो ममता बनर्जी को सत्ता से हटा देंगे। उधर ममता बनर्जी ताल ठोके हुए हैं और ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि वो भाजपा की दाल नहीं गलने देगी। लेकिन इस सब के बीच एक पार्टी ऐसी है जो ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ने को बंगाल पहुंच चुकी है। यह है AIMIM। आज चर्चा करते हैं AIMIM की बंगाल राजनीति की। AIMIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो हर राज्य में जो उत्तर भारत, हालांकि वो तो दक्षिण भारत के हैं, हैदराबाद से सांसद हैं, लेकिन वो उत्तर भारत के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारते रहे, चुनाव लड़ते रहे। उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे असम हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उनका कोशिश ये रहती है उनकी कि वो जहां जहां मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां अपने प्रत्याशी उतारे। हालांकि वो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालते, उनके कुछ विधायक जीत भी जाते हैं, जैसे 5 विधायक बिहार में जीत गए। लेकिन कुल मिलाकर वो मुस्लिम वोटों का विभाजन अधिक कर देते हैं और उससे विपक्ष को या जो सत्तारूढ़ दल होता है उसको नुकसान हो जाता है। जैसे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया असदुद्दीन ओवैसी ने। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की सरकार बन गई। अब वो पश्चिम बंगाल पहुंचे। पश्चिम बंगाल में उन्हें सहारा मिला है और ये सहारा मिला है, वहां एक नई पार्टी बनी है, वो भी मुस्लिमों को आधार बनाकर और एक तरह से मुस्लिम मुद्दों को लेकर ही वो पार्टी सामने आई है और मुसलमानों के वोटों पर ही दावेदारी कर रही है। इसके नेता हैं हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर को हम इस रूप में जानते हैं सभी कि अभी वो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे, लेकिन उन्होंने पिछले 2-3 महीने पहले एक ऐसा घटनाक्रम हुआ और बयान दिया कि वो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे और उसकी नींव रखेंगे। उसको लेकर हलचल मच गई, तहलका मच गया और ममता बनर्जी ने उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया। उन्होंने एक जिले में बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद की नींव भी रख दी। इसके बाद वो पार्टी से निष्कासित तो हो ही गए थे, लेकिन उन्होंने राजनीति में अपना नया प्रयोग करने के लिए मुस्लिम वोटों के आधार पर राजनीति शुरू करने का फैसला कर लिया और उन्होंने एक पार्टी बना दी। इसका नाम है आम आदमी उन्नयन पार्टी। यानी कि वो एक अपनी पार्टी लेकर मैदान में आ गए। अब इस पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी से समझौता कर लिया है, यानी कि सीधे मुस्लिम मुद्दों की बात करने वाले और बहुत ही आक्रामक तकरीर करने वाले असदुद्दीन ओवैसी और उसी नेचर के हुमायूं कबीर, दोनों लोग मिल गए और दोनों ने समझौता कर लिया। अधिकांश जो सीटें हैं मुस्लिम बाहुल्य, उन पर ये अपने प्रत्याशी उतारेंगे, कुछ अन्य सीटों पर भी उतारेंगे। तो जैसा पता चल रहा है कि हुमायूं कबीर लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन समझौता हो गया है दोनों के बीच। अब ये दोनों जो केवल मुस्लिम मुद्दों की बात करते हैं, ये किसका लाभ करेंगे, किसका नुकसान करेंगे, ये इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है, कोई हिड एजेंडा इसका नहीं है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम फैक्टर एक महत्वपूर्ण है। मुस्लिम आबादी के अनुपात में वहां जो मतदान होता है उससे ममता बनर्जी को सीधा सीधा फायदा मिलता है। ये वोट बैंक ममता बनर्जी के पाले में है। हालांकि कभी ये वोट वाम मोर्चा के साथ होते थे, CPM के साथ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी की लंबे समय तक सरकार रही तो मुस्लिम मतदाता मार्क्सवादी पार्टी के साथ थे, उसके पहले कांग्रेस के साथ थे।
लेकिन जब से ममता बनर्जी का राजनीति में उद्भव हुआ, वो भी कांग्रेस में थी, कांग्रेस को तोड़कर उन्होंने जब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बनाई, तो उसके बाद उन्होंने मुस्लिम मुद्दों पर फोकस किया और वो मुस्लिम मुद्दों को उभार कर और आक्रामक बातें कहकर, मुस्लिमों के हित की बातें करके, और कुछ उन्होंने काम भी किए। उन्होंने इस वोट बैंक पर एक छत्र अधिकार अपना बना लिया और वो लगातार मुख्यमंत्री बनती चली आ रही। लेकिन इस बार ये दो पार्टियों ने मिलकर उनको चुनौती दे दी है। उधर भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे दमखम से पश्चिम बंगाल में उतरी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनको भी बंगाल के चुनाव के मद्देनजर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है, ऐसा लगता है, क्योंकि वो बिहार से हैं और बड़ी संख्या में बिहार के लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं। उसमें भी कायस्थ मतदाताओं की बड़ी संख्या है पश्चिम बंगाल में। तो भारतीय जनता पार्टी अपने जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरणों को और स्थानीय मुद्दों को उभार कर मैदान में उतरी हुई है। लेकिन जो एक बड़ा मुद्दा है मुस्लिम मतदाताओं का, उस पर दावेदारी के लिए अब एक नया गठबंधन सामने आ गया है। ये गठबंधन किसका फायदा करेगा, किसका नुकसान पहुंचाएगा, ये सभी लोग स्पष्ट रूप से जानते भी हैं और उसमें कोई बहुत ज्यादा जोड़ गणित की जरूरत नहीं है। अगर असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी ने कुछ असर दिखाया, मतदाताओं को आकर्षित किया, मुस्लिम मतों में उनकी पैठ बढ़ी, तो ये नुकसान सीधे तौर पर ममता बनर्जी का होगा। यानी कि एक तरह से वो भारतीय जनता पार्टी का काम ही आसान करेंगे। हर जगह वो पहुंचते हैं, हर जगह वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनको मत जरूर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका आधार नहीं है, मुस्लिम मतों में उनका आधार है, वो कुछ प्रतिशत मत जरूर पाते हैं। अब चुनाव में तो 1% मत का भी महत्व है, आधे प्रतिशत का भी है। तो अगर वो कुछ मत पा लेते हैं और हुमायूं कबीर भी अगर प्रभावी होते हैं कहीं कहीं, तो ये ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी ने जो अभी कल और परसों जो तकरीरें की हैं, भाषण दिए हैं, उसमें उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि मुस्लिम मतदाता उनके साथ रहेंगे और उनके एजेंडे में भी हैं, प्राथमिकता पर। क्योंकि उन्होंने कहा कल कि मेरे जिंदा रहते एनआरसी और सीएए लागू नहीं होगा। यानी कि किसी भी हालत में ये जो दो ज्वलंत मुद्दे हैं जिनसे मुस्लिम सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, अपने आप को मानते हैं, और ये उनके लिए ज्वलंत और भावनात्मक मुद्दे हैं मुस्लिम समुदाय के लिए, जिससे वो जुड़ाव महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि एनआरसी और सीएए ये उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। तो ममता बनर्जी ने इसी को आधार बना लिया और उन्होंने कह दिया कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक नहीं होने दूंगी। तो मुस्लिम मतदाता भी समझदार हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में लाख कोशिश करने के बाद भी असदुद्दीन ओवैसी की मुस्लिम मतदाता अखिलेश यादव से दूर नहीं जाता, नहीं काट पाते हैं। उसी तरह से ममता बनर्जी के साथ भी मुस्लिम मतदाता जुड़े हुए हैं। ये बात अलग है कि असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की पार्टी कुछ जगह नुकसान पहुंचाएगी, कुछ सीटें भी जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सरकार बना लेगी। तो ये तो मुसलमान भी जानते हैं कि जब सरकार नहीं बना सकते तो फिर उनके पास जाने का फायदा क्या है। सरकार तो ममता बनर्जी ही बना सकती हैं। और उनको ये भी मालूम है कि ये जितने वोट काटेंगे, सीटें अगर कुछ हासिल करेंगे भी, तो फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। तो अब देखते हैं कि ये दोनों दल कितना प्रभावी होते हैं और ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ पाते हैं या नहीं, या खुद ही फ्लॉप होकर वापस लौटते हैं। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।